हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेलोड स्टार। वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे लोफेंग उस यूनिवर्स नाइट को बातों में लगा के उस स्पेस हट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी मदद से मोशा क्लेन बॉडी इवॉल्व कर जाती है। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे जहां लोफेंग को एक नई टैलेंट टेक्निक मिलने वाली है और वो जाने वाला है 9 रिमोटनेस स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचर को। स्पेस हार्ट की एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद लोफेंग पास ही एक वर्महोल में कूद जाता है और वहां से गायब हो जाता है। जब तक उस नाइट को पता चलता है कि लोफेंग ने उसे पागल बना दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लोफेंग वहां से जा चुका था और अब वो नाइट रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ जहां मोशा बॉडी ने जिस वर्महोल में डाइव लगाया था, जैसे ही वो उसमें कूदा उसे स्पेस में डिस्टॉर्शन फील हुआ। वो एक गहरे चैनल में चला गया जो डोमिनेंट गॉडली फोर्स ऑफ गोल्ड से भरा हुआ था और उसे तेज़ी से लैंड ऑफ ओरिजिन की तरफ ले जा रहा था। लेकिन तभी एक धमाका हुआ, बूम। जैसे ही वो लैंड ऑफ ओरिजिन पहुंचने वाला था, यूनिवर्स की एक पावरफुल फोर्स ने उसे स्पेस चैनल से बाहर धकेल दिया। स्पेस की उस फोर्स से मोशा बॉडी लुढ़कता हुआ एक वॉइड में जा गिरा, जहां आसपास टूटे हुए कॉन्टिनेंट्स और बड़े बड़े मेटेओराइट्स तैर रहे थे। लोफेंग की मोशा बॉडी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह आ गया है। लोफेंग ने तुरंत अपने यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स चेक किए और डाटा देखकर खुश हो गया। वो लैंड ऑफ ओरिजिन जाते वक्त रास्ते में ही चैनल से बाहर फेंका गया था, पर खुशी की बात यह थी कि वो अब 9 रिमोटनेस स्पेस के और पास पहुंच गया था। लोफेंग बहुत खुश था और अपने अंदर स्पेस हार्ट से हुए चेंजेस को चेक करने लगा। लोफेंग काफ़ी एक्साइटेड था। स्पेस हार्ट की पावर तब तक लिमिटेड रहती जब तक कि लोफेंग की स्ट्रेंथ एक लेवल तक नहीं पहुंच जाती, पर अभी जो पावर उसे मिली थी वो काफ़ी अलग थी। जैसे ही मोशा बॉडी ने अपनी मुट्ठी बंद की, उसके सामने का पूरा स्पेस कांप उठा। उसने धीरे से चिल्लाया, ब्रेक, और अपने हाथ को पंजे की शेप में घुमाकर स्पेस को जैसे चीर दिया हो। पहले मोशा बॉडी की स्ट्रेंथ सिर्फ एक पिनिकल सेक्टर लोड जितनी थी, इतनी कमज़ोर कि वह सिर्फ अपनी लो कॉम्प्रिहेंशन की मदद से ही लड़ पाता था। पर वो अब फील कर सकता था कि वो पहले से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज हो गया है। लोफेंग सोच रहा था कि यूनिवर्स की बिलियंस ऑफ लीनिएजेस में, यहाँ तक कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट जैसे स्पेस बीस्ट भी सेक्टर लोड लेवल से सिर्फ 10 गुना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर वो अब 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो अब एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म के लेवल पर आ गया है। वो कम लेवल पर होने के बावजूद भी अपने से पावरफुल एनिमी से लड़ सकता था। लोफेंग की मोशा बॉडी ने रियलाइज़ किया कि स्पेस हार्ट ने उसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, क्योंकि आमतौर पर लाइफ जिन लेवल बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, पर स्पेस हार्ट की हेल्प से मोशा बॉडी ने आसानी से उस पड़ाव को पार कर लिया था। अपनी नई पावर्स चेक करने के लिए मोशा बॉडी ने टेलीपोर्टेशन यूज़ किया। स्विस की एक आवाज़ के साथ वो वॉइड में गायब हुआ और 60 मिलियन माइल्स दूर अपीयर हुआ। ऐसे ही फिर उसने टेलीपोर्ट करना जारी रखा। वो देखना चाहता था कि ये नई पावर्स कितनी कमाल है। थोड़ी देर रुकने के बाद लोफेंग जोर से हंसने लगा, क्योंकि अब जब वो टेलीपोर्ट करता तो स्पेस में कोई रिपल नहीं बन रही थी। नॉर्मली टेलीपोर्टेशन में स्पेस के रिपल्स में कुछ हलचल होती है जिसे दूसरे लोग सेंस कर सकते हैं, लेकिन अब जब वो टेलीपोर्ट करता तो पीछे कोई रिपल नहीं बनती। इसका मतलब उसके टेलीपोर्टेशन को अब लोग सेंस नहीं कर सकते थे। अब लोफेंग की मोशा बॉडी जैसे यूनिवर्स के साथ एक हो गई हो। वो अब बिना किसी फ्लक्चुएशन के 100 लाइट ईयर तक टेलीपोर्ट कर सकता था। मोशा बॉडी की आंखों में अब एक नई चमक दिख रही थी। लोफेंग की मोशा बॉडी ने सेंस किया कि जब लाइफ क्रिस्टल पर लो इनग्रेविंग्स बने थे तो उसे एक नई टैलेंट टेक्निक मिली थी। मोशा बॉडी ने देर न करते हुए अपनी नई लो इनग्रेविंग्स एक्टिवेट की। एक बस की आवाज़ के साथ अचानक उसके आसपास का 6000 माइल्स का एरिया उसे के कंट्रोल में आ गया, जैसे वो पूरा एरिया अब उसका एक स्पेस डोमेन हो। उसे फील हो रहा था कि जैसे अब वो स्पेस के साथ एक हो गया हो। तभी वहाँ लोफेंग की मेन अर्थ बॉडी सिल्वर आर्मर और विंग्स के साथ अपीयर हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। फिर लोफेंग ने अपनी वर्ल रिंग से जीहोंग एम्परर को बाहर निकाला। जीहोंग एम्परर ने रेस्पेक्ट से कहा, ग्रीटिंग्स मास्टर। लोफेंग ने उसे ऑर्डर दिया कि वो आसपास के 1 मिलियन माइल्स के स्पेस को लॉक कर दे।
जीहोंग एम्परर ने हाँ में जवाब दिया और अपनी गॉडली फोर्स से आसपास का पूरा स्पेस लॉक कर दिया, जिससे वहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन यूज़ ना कर सके। लोफेंग की मोशा बॉडी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी नई टैलेंट टेक्निक डोमेन को यूज़ करने लगा। जैसे ही उसने टेक्निक एक्टिवेट की, एक स्विच की आवाज़ के साथ वो गायब हो गया और 3000 माइल्स दूर जा निकला। ये देखकर जिहोंग एम्परर पूरी तरह शॉक हो गया, क्योंकि एक बार स्पेस लॉक करने के बाद वहाँ कोई टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। मोशा बॉडी फिर से फ्लिकर हुआ और 6000 माइल्स दूर पहुँच गया। वो लगातार अपनी जगह बदल रहा था, जैसे कि स्पेस लॉकडाउन का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। जिहोंग एम्परर पूरी तरह कंफ्यूज था कि ये आखिर टेलीपोर्ट कैसे कर पा रहा है जब स्पेस लॉक है तो, क्योंकि रूल के हिसाब से स्पेस लॉकडाउन में यूनिवर्स नाइट भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। तभी मोशापोडी ने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी नई टैलेंट टेक्निक है जिसका नाम है डोमेन। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहले वो 6000 माइल्स की रेंज में खुद को स्पेस में कन्वर्ट करता है, फिर वो वापस मोशाबोडी बनता है और उस रेंज में कहीं भी वापस अपीयर हो सकता है। मतलब जैसे मोशाबोडी ही स्पेस हो या स्पेस ही मोशाबोडी हो। लोफेंग ने मन ही मन सोचा कि स्पेशल ऑर्गेनिज्म की टैलेंट टेक्निक वाकई कमाल की होती है। भले ही मोशा बॉडी की ये नई टैलेंट टेक्निक डोमेन डायरेक्ट अटैक के लिए नहीं बनी थी, लेकिन असैसिनेशन, एस्केप और एडवेंचर के लिए ये टॉप नॉच मेथड थी। इस टैलेंट के साथ मोशा बॉडी एक परफेक्ट असैसिन बन सकता था। लोफेंग की मोशा बॉडी भले ही स्पेशल ऑर्गेनिज्म की तरह डायरेक्ट कॉम्बैट फाइट नहीं कर पाती थी, लेकिन असैसिनेशन और एम्बुशिंग में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद मोशा बॉडी गायब हुई और लोफेंग के आर्मर के बीच छुप गई। इस नई ताकत को महसूस करते हुए लोफेंग काफ़ी खुश था, क्योंकि अब वो अपनी मोशा बॉडी के साथ कहीं भी आ जा सकता था। क्योंकि मोशा बॉडी की टेलीपोर्टेशन ताकत लगभग एक ऑर्डिनरी यूनिवर्स नाइट के बराबर हो चुकी थी और डोमेन जैसे टेक्निक्स तो ट्रेनिंग से भी हासिल नहीं किए जा सकते थे। थोड़ी देर बाद लोफेंग ने कैलकुलेशन करते हुए सोचा कि उसे पहले 9 रिमोटनेस स्पेस पहुंचने में 10 दिन लगने वाले थे, पर वो अब वहां सिर्फ आधे दिन में पहुंच सकता है, क्योंकि अब मोशा बॉडी 100 लाइट ईयर्स दूर टेलीपोर्ट कर सकती है और सारे खतरनाक रास्तों को भी बाईपास कर सकती है। लोफेंग ने फिर एक बार अपना हाथ हिलाया और जिहोंग एम्परर को वापस अपने वर्ल्ड रिंग में भेज दिया और फिर खुद स्पेस में गायब हो गया। एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन में भी ऐसे बहुत कम खतरनाक इलाके थे जो 100 लाइट ईयर्स लंबे हो, और अगर होते भी तो लोफेंग बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर सकता था। ठीक आधे दिन बाद लोफेंग फाइनली 9 रिमोटनेस स्पेस में पहुंच गया था। उसने अपने सिल्वर विंग्स खोले और अपने सामने का नज़ारा देखा। एक इन्फिनिट पानी की दुनिया जो किसी समुंदर जैसी दिख रही हो। लोफेंग को पता था कि 9 रिमोटनेस स्पेस कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है जहां कोई भी आ जा सके, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स मास्टर जैसे पावरफुल लोग रहते थे। लोफेंग वहाँ खड़े खड़े सोचता है कि पता नहीं कितने लोग यहाँ ट्रेजर्स के चक्कर में आते हैं और अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं। लोफेंग के दिल में एक गहरी उम्मीद थी कि काश किस्मत उसका साथ दे और उसे वर्ल्ड ट्री का एक पत्ता मिल जाए। इतना सब सोचने के बाद वो टेलीपोर्ट होकर 9 रिमोटनेस स्पेस के अंदर एंटर हो जाता है। लोफेंग वापस एक सुनसान पहाड़ी के पास अपीयर होता है, जहाँ ना कोई पेड़ था ना कोई पौधा, सिर्फ बंजर ज़मीन थी। वहाँ की खामोशी को सिर्फ एक झरना तोड़ रहा था, जो पहाड़ की चोटी से नीचे एक झील में गिर रहा था। लोफेंग ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि वो फाइनली रॉक आइलैंड पहुँच गया है। 9 रिमोटनेस स्पेस खतरों से भरा था, लेकिन रॉक आइलैंड उन कुछ सेफ जगहों में से एक था जहां लोग बिना किसी डर के एंटर कर सकते थे। मतलब कि ये रॉक आइलैंड एक सेफ जगह थी एंटर करने के लिए। लेकिन जब लोफेंग हवा में ट्रैवल कर रहा था, तो उसे नीचे कई टूटे हुए आर्मर और लोगों की लाशें बिखरी पड़ी दिखाई दी। उसने एक साई करते हुए धीरे से कहा, लगता है जो लोग यहाँ मारे गए हैं उन्हें किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने ही मारा है। रॉक आइलैंड भले ही मॉन्स्टर से सेफ था, पर वहाँ लोगों का एक दूसरे को ट्रेजर्स के लिए मारना ये एक आम बात थी। लोफेंग ने लगभग 60 मिलियन माइल्स तक उड़ते हुए सफ़र किया। थोड़ी देर बाद वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर इन्फिनिट समुंदर को देखने लगा। समुंदर का पानी लगातार रंग बदल रहा था, कभी ब्लू, कभी पर्पल, रेड या तो कभी ट्रांसपेरेंट या गोल्डन हो रहा था।
इस 9 रिमोटनेस ओशन में कई छोटे बड़े आइलैंड थे जहाँ वहाँ के मूल निवासी और वर्ल्ड ट्री जैसे भयानक क्रिएचर्स रहते थे। एक आइलैंड तो इतना विशाल था कि लोगों ने उसका नाम ट्री आइलैंड रख दिया था। लोफेंग ने सोचा 9 रिमोटनेस ओशन जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक, खासकर वो 9 रिमोटनेस विरल पुल जहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। लोफेंग ने फैसला किया कि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को एक केव में माइक्रो डिटेक्टर के साथ छुपा देगा और आगे का काम उसकी मोशा बॉडी करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मोशा बॉडी अब काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी और लोफेंग की अर्थ बॉडी के कंपैरिजन में उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। दूसरा रीज़न ये था कि अगर मोशा बॉडी फेल भी हो गई तो वो उसे फिर से बना सकता है। इतना सब सोचने के बाद लोफेंग रॉक आइलैंड से ट्री आइलैंड की तरफ निकल गया। तभी लोफेंग को अपने सामने एक वर्ल्ड ट्री दिखाई देता है जिसकी कैनोपी इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे इलाके को घेर रखा था। उस पेड़ को देखकर लोफेंग समझ गया कि यही असली वर्ल्ड ट्री है और इस वर्ल्ड ट्री का लेवल यूनिवर्स नाइट के लेवल पर था। एक यूनिवर्स नाइट का लेवल जो एक यूनिवर्स मास्टर से भी टक्कर ले सकता था। वो पेड़ 360 मिलियन माइल्स ऊंचा था और उसका क्राउन लगभग 500 मिलियन माइल से भी ज़्यादा फैला हुआ था। वो पेड़ अकेले रॉक आइलैंड से भी बड़ा था। उसके चारों तरफ 8 और वर्ल्ड ट्री थे, 3 अनडाइंग लेवल के और 5 सेक्टर लोड लेवल के। वो यूनिवर्स नाइट लेवल का पेड़ सबसे बीच में था और उसके चारों ओर 3 अनडाइंग लेवल के वर्ल्ड ट्री थे और आखिर में थे वो सेक्टर लोड लेवल वाले वर्ल्ड ट्री। लेकिन वहाँ सिर्फ वर्ल्ड ट्री का डर ही नहीं था। जब लोफेंग ने आसपास देखा, वहाँ और भी बहुत सारे अनडाइंग और यूनिवर्स नाइट लेवल के पेड़ थे जो वर्ल्ड ट्री से थोड़े अलग थे। तो लोफेंग को सिर्फ वर्ल्ड ट्री से नहीं बल्कि इन सभी पेड़ों से भी बचकर निकलना होगा। उसने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। उसने अपने आप को पेड़ के एक डैंडलाइन के बीजों के गुच्छे में बदल दिया जो हवा के झोंकों से इधर उधर तैर रहा था। उसने सोचा कि अगर वो टेलीपोर्ट करता तो वो वर्ल्ड ट्री से तुरंत पकड़ा जाता, इसलिए हवा में उड़ना ही सबसे सेफ था। अब लोफेंग धीरे धीरे उड़कर उन वर्ल्ड ट्रीज की तरफ जा रहा था। लोफेंग को पता था कि यहाँ ज़्यादा लालची होना ठीक नहीं है। उसने प्लान बनाया कि वो बस धीरे से जाएगा और वहाँ पहुँचेगा और वर्ल्ड ट्री का सिर्फ एक पत्ता उठा ले आएगा और अगर ज़मीन पर गिरा हुआ पत्ता मिल जाए तो और भी अच्छा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते लोफेंग को 5 महीने हो गए। वो एक सीड क्लस्टर में धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रीज की तरफ बढ़ रहा था। फाइनली लोफेंग उन सेक्टर लोड लेवल के वर्ल्ड ट्री के थोड़ा पास पहुंच गया था। लोफेंग ने देखा कि इन पेड़ों के चारों तरफ एक अजीब सा ओरा है जिसे कोई सीड पार नहीं कर पा रहा था। लोफेंग ने सोचा था कि वो किसी गिरे हुए पत्ते को उठा लेगा और यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वहाँ ज़मीन पर एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उसे एक भी पत्ता मिल जाता तो वो उसे लेकर तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता। फिर लोफेंग ने फैसला किया कि उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से पत्ता तोड़ना होगा और यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दूर रॉक आइलैंड की केव में बैठा लोफेंग का असली शरीर इन सभी चीज़ों को देख रहा था। दूसरी तरफ मोशा बॉडी ने एक पल में टेलीपोर्ट किया और सीधा वर्ल्ड ट्री के एक टहनी के पास अपीयर हुआ। उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक पत्ते को तोड़ने की कोशिश की। मोशा बॉडी एक नॉर्मल सेक्टर लोड से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके खींचने पर भी वो टहनी सिर्फ थोड़ी सी झुकी लेकिन टूटी नहीं। तभी एक गुस्सेल और तीखी आवाज़ आई। ये आवाज़ उस सेक्टर लोड लेवल वर्ल्ड ट्री की थी। उसने गुस्से में कहा, ये कमीने दूसरी रेस के लोग। मोशा बॉडी हैरान रह गया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो टहनी टूटी कैसे नहीं, और इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, पेड़ के सारे पत्ते उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह कुचल दिया। सिर्फ एक ही पल में मोशा बॉडी वहीं खत्म हो गया। उस वर्ल्ड ट्री ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कितना कमज़ोर है ये। क्या आजकल के अनडाइंग फाइटर ऐसे ही होते हैं जो मेरा एक अटैक भी झेल नहीं पाया। रॉक आइलैंड पर जब लोफेंग ने ये सब देखा तो वो दंग रह गया। उसने रियलाइज़ किया कि भले ही वो सेक्टर लोड लेवल पर है, लेकिन उसके जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो एक पिनेकल एम्परर जितना पावरफुल था। लोफेंग शौक में था कि भाई साहब, ये कैसा सेक्टर लोड का ट्री है। मोशा बॉडी को फाइट करने का मौका तक नहीं मिला। लोफेंग समझ जाता है कि वर्ल्ड ट्री के जीन्स ह्यूमन से हज़ारों गुना स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से उनको यूनिवर्स मास्टर लेवल की गाइडेंस है।
लोफेंग नोटिस करता है कि जब मोशा क्लेन बॉडी मरी तो बाकी ट्रीज ने रिएक्ट नहीं किया था। शायद उन्हें लगा कि ये कोई मामूली चीज़ है। अब लोफेंग हार मानने वालों में से नहीं था। वो वापस मोशा बॉडी को क्रिएट करता है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं जाएगा। लोफेंग निकालता है एक फ्लेम गॉड क्रिस्टल। ये बेसिकली एक पावरफुल बॉम्ब है जो एक ऑफिशियल लेवल अनडाइन को भी मार सकता था। लोफेंग का प्लान सिंपल था, टेलीपोर्ट करके ट्री के पास जाना, फिर फ्लेम गॉड क्रिस्टल को एक्सप्लोर करना। धमाके से जो लीव्स टूट कर नीचे गिरेगी उन्हें उठाओ और भागो। अब मोशा बॉडी वापस टेलीपोर्ट करता है, एग्जैक्ट उसी सेक्टर लॉर्ड लेवल ट्री के क्राउन के नीचे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, मोशा बॉडी फ्लेम गॉड क्रिस्टल को निकाल कर उस वर्ल्ड ट्री के पास एक्सप्लोर कर देता है। वो फ्लेम गॉड क्रिस्टल फेंकता है और साथ ही साथ खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। बम की एक आवाज़ के साथ एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। उस ट्री के 1 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया तबाह हो जाता है। लीव्स और ट्विग्स टूटकर हवा में उड़ने लगे, लेकिन वो वर्ल्ड ट्री इतना बड़ा था कि इस धमाके से भी उसका मेन ट्रंक हिल नहीं पाया। लेकिन एक्सप्लोजन के तुरंत बाद ही वो वर्ल्ड ट्री तुरंत अपने लीव्स को वापस खींचने लगता है। सारे टूटे हुए पत्ते वापस ट्री की तरफ उड़ने लगते हैं। ये वही मौका था जिसका लोफिंग को इंतज़ार था। मोशा बॉडी बीच हवा में टेलीपोर्ट करता है जहाँ लीव्स उड़ रहे थे। वो एक टूटे हुई टहनी को पकड़ लेता है जिस पे कुछ पत्तियाँ लगी होती है। ये देखकर कि उसका मिशन पूरा हो गया है, वो टेलीपोर्ट करके निकलने ही वाला था कि अचानक एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आती है। ये एनर्जी उस सेक्टर लॉट लेवल की नहीं थी। जैसे ही मोशा बॉडी ने पेड़ की टहनी को पकड़ा, वो पैरालाइज हो गया। एक हेवी प्रेशर ने उसे दबा दिया और देखते ही देखते मोशा बॉडी राख में तब्दील हो गया, यानी उसका मिशन फिर से फेल हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड ट्री की तरफ, जहाँ सारे वर्ल्ड ट्रीज बात कर रहे थे। जिस सेक्टर लॉट ट्री को लोफिंग ने टारगेट बनाया था, उसका नाम था 7। वो चिल्लाते हुए कहता है, फादर मुझे उसे मारने दो, यानी लोफिंग को। तभी दूसरे वर्ल्ड ट्रीज जो उसके बड़े भाई थे वो हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, हाँ हाँ 7, अगर पापा नहीं होते तो वो लड़का पत्ता लेकर यहाँ से भाग गया होता। सारे ट्रीज उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी सबसे बड़ा यूनिवर्स मास्टर वर्ल्ड ट्री जो कि उन सभी का फादर था, उसकी आवाज़ आती है, लिटिल 7। वो दूसरी रेस का क्रिएचर भागने में बहुत तेज़ था। वो बिना स्पेस रिपल के टेलीपोर्ट कर सकता था, इसलिए मैंने एक्शन लिया। लेकिन वो छोटा वर्ल्ड ट्री जिसका नाम 7 था, वो अभी भी गुस्से में था। सिर्फ थोड़ी ही देर में वो वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से हिल हो जाता है और ज़मीन पर एक भी पत्ता नहीं बचता है, यानी सब कुछ पहले जैसा हो गया था। लोफेंग का प्लान फेल हो गया क्योंकि फादर वर्ल्ड ट्री ने बीच में आकर मोशा बॉडी को क्रश कर दिया। लोफेंग को लगा बड़ा ट्री इंटरफियर नहीं करेगा, पर वो गलत था। रॉक आइलैंड की केव में जहाँ लोफेंग की ओरिजिनल बॉडी छुपी हुई थी, लोफेंग अभी भी सदमे में था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मोशा बॉडी के साथ क्या हुआ। लोफेंग रियलाइज़ करता है, भले ही वो वर्ल्ड ट्री टेक्निकली एक यूनिवर्स नाइट लेवल पर हो, लेकिन क्योंकि वो एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है और उसका साइज़ इतना मैसिव है और उसकी पावर एक यूनिवर्स मास्टर के बराबर की है। लोफेंग का प्लान था कि वो पत्ता तोड़ते ही टेलीपोर्ट हो जाएगा, लेकिन उस टहनी को पकड़ते ही वो पैरालाइज हो गया था, क्योंकि उस वर्ल्ड ट्री ने स्पेस और टाइम दोनों को कंट्रोल कर लिया था। शायद उसने टाइम पॉज कर दिया था, इसलिए लोफेंग को भागने का मौका ही नहीं मिला। लोफेंग गुस्से में आ जाता है, भाई मैंने बस एक छोटा सा ट्विग और पत्ता ही तो लिया था, इतना गुस्से करने की क्या ज़रूरत थी, सीधा जान से ही मार दिया। लोफेंग की थर्ड बॉडी बनाने का सपना ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था, लेकिन बीच में ये पहाड़ जैसा ऑब्स्टेकल आ गया। लेकिन लोफेंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने इंटरनल वर्ल्ड के अंदर तुरंत एक नई मोशा बॉडी को क्रिएट किया। अब लोफेंग ने एक नया प्लान बनाया कि सबसे पहले वो मोशा बॉडी को वापस एक सीड क्लस्टर के रूप में भेजेगा। वो हवा के साथ बहता हुआ अगले 5 महीने तक उन वर्ल्ड्स के पास जाएगा। जब वो पास पहुंच जाएगा, लोफेंग कुछ नहीं करेगा। वो अपने एक पिनेकल एम्परर स्लेव को बाहर निकालेगा। वो स्लेव वहाँ फ्लेम ओरिजिन क्रिस्टल्स का धमाका करेगा। इससे वर्ल्ड्स उस स्लेव को मारने में बिजी हो जाएगा। और जब हवा में बहुत सारे पत्ते उड़ेंगे और जब चारों तरफ केओस मचा होगा, मोजा बॉडी चुपके से एक पत्ते पर लैंड करेगा और उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाएगा।
लोफेंग कॉन्फिडेंट था कि यूनिवर्स मास्टर की पावर होने के बावजूद वो उसके स्पेशल सीड क्लस्टर की फॉर्म को पहचान नहीं पाएगा। लोफेंग का प्लान चल ही रहा था, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है 9 रिमोटनेस स्पेस के बाहर, जहाँ 7 पावरफुल वॉरियर्स की एंट्री होती है। इनमें से 2 लोग सबसे मेन है। एक क्राउन नाइट, ये एक यूनिवर्स नाइट है। ये वही बंदा है जो बोइनिया आइलैंड पर 100 मिलियन ईयर्स में फेमस है। इसका मेन काम टेलीपोर्टेशन है। ये पूरी टीम को टैक्सी की तरह जल्दी यहाँ 9 रिमोटनेस स्पेस के बाहर लेकर आया था। और दूसरा आदमी था बार्क मिरर एम्परर। ये बंदा दिखने में ही खौफनाक है। ये भले ही एक अनडाइंग एम्परर है, लेकिन ये एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के टॉप 10 एयर्स में से एक था। ये भी एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म था जिसका लाइफ जीन लेवल ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म से 2000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सातों लोग साथ आए थे ट्रेजर हंट करने के लिए, लेकिन इनके बीच कोई भरोसा नहीं था। बाकी 5 अनडाइंग एयर्स बार्क मिरर एम्परर की चमचागिरी करने में लगे थे। बार्क मिरर एम्परर एक स्माइल के साथ कहता है कि वो किसी का हक नहीं मारेगा, लेकिन वो फेमस ही अपनी इंसेनिटी, रूथलेसनेस और ग्रीड के लिए था। दूसरी तरफ क्रोनाइट मन ही मन सोच रहा था कि अगर बार्क मिरर एम्परर की इंस्पेक्शन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो इस पागल को कभी अपने साथ नहीं लाता। उसे डर था कहीं बार्क मिरर एम्परर उसी को मार के उसके ट्रेजर्स ना छीन ले। तभी बार्क मिरर एम्परर ऑर्डर देता है, चलो सबसे पहले रॉक आइलैंड चलते हैं, वो सेफ जगह है। फिर क्रोनाइट अपने टेलीपोर्टेशन की हेल्प से पूरी टीम को रॉक आइलैंड पहुंचा देता है। रॉक आइलैंड पहुंचकर बार्क मिरर एम्परर कहता है कि यहाँ सेफ्टी तो है, पर यहाँ कोई ट्रेजर्स नहीं है। वो क्लियर कर देता है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है और 9 रिमोटनेस ओशन में भी जाएगा। वो सबसे डेंजरस जगह है क्योंकि असली खजाना वहीं छुपा हुआ था। बाकी 5 अनडाइंग फाइटर ये सुन के डर जाते हैं। बार्क मिरर एम्परर थोड़ा एरोगेंट था। वो बाकी 5 लोगों को साथ ले तो आया था क्योंकि वो सेम नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस से थे, पर उसका कोई मूड नहीं था उन्हें बेबीसिट करने का। उसका मेन फोकस क्रोनाइट पर था, जो उसका राइवल भी है और एक यूनिवर्स नाइट भी। थोड़ी देर बाद क्रोनाइट पूछता है, भाई तो ओशन में जा तो रहा है, पर 9 रिमोटनेस विरल पुल, जो 9 रिमोटनेस स्पेस का कोर एरिया था, उसमें तो नहीं जाएगा ना? क्योंकि वहाँ अगर कोई फंस गया तो यूनिवर्स नाइट का भी बचना नामुमकिन है। बार्क मिरर एम्परर हंसता है और कहता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पागल नहीं। मैं विरल पुल से दूर ही रहूँगा। ये सुनकर बाकी 5 छोटे प्लेयर्स भी सोचते हैं कि इन पावरफुल के बिना हम वैसे ही मर जाएंगे, तो बेहतर है इनके साथ ही रिस्क ले लें। सब डिसाइड करते हैं कि वो साथ में ओशन को एक्सप्लोर करेंगे। अब स्टोरी में यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ बार्क मिरर एम्परर रॉक आइलैंड पर इंस्पेक्शन कर रहा था और लोफेंग भी रॉक आइलैंड के ही एक केव में बैठा हुआ था। अब सब लोगों को पता है कि लोफेंग के पास कितने ट्रेजर्स है और वो कितने कीमती है, और लोफेंग एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ब्लेड रिवर एम्परर। अब अगर बार्क मिरर एम्परर को पता चलेगा कि लोफेंग भी इसी रॉक आइलैंड पर है तो क्या होगा, अब ये देखेंगे हम आगे की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।